नमस्कार सभी को। सीखने के इस क्रम में हम विषय विज्ञान के अंतर्गत ही पूर्व में जो चर्चा किया था हमने कुछ सामान्य रोग टॉपिक कहना चाहिए के अंतर्गत उसी का यह तीसरा भाग है। पूर्व के भाग में हमने विभिन्न रोगों और रोग कैसे फैलते हैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा किया था और आज के इस हम तीसरे भाग में हम मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं हाथी पाँव, फाइलेरिया, सर्दी जुकाम, छोटी माता या चिकन पॉक्स, पोलियो या पोलीमिलाइटिस, रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया, एड्स और अंत में अनुवांशिक रोग सिकल सेल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाथी पाँव या फाइलेरिया। इस रोग का संक्रमण क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस रोग के कृमि वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई करते हैं। ये कृमि लिम्फ वाहिनियों एवं ग्रंथियों में प्रवेश करके हानिकारक उपापचयी पदार्थ का स्त्राव करते हैं, जिसके कारण लिम्फ वाहिनी की कोशिकाएं विभाजित होकर इनकी गुहा को बंद कर देती है, जिससे खुजली होती है और धीरे धीरे पाँव मोटा हो जाता है और यह हाथी पाँव रोग कहलाता है। चित्र में भी देख पा रहे हैं हम एक हाथी पाँव या फाइलेरिया से ग्रसित व्यक्ति का पाँव इस तरीके से दिखाई देता है। इसके लक्षण क्या क्या है? रोगी को बुखार रहता है तथा खुजली होती है। यकृत, प्लीहा, स्क्रोटम या अंडकोश पैर फूलकर रसौली बना लेते हैं। पैर फूलकर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है अतः इसे एलिफेंटियोसिस या हाथी पाँव या फिल पाँव भी कहते हैं। इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है तो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर उत्पन्न होने वाली जगहों पर मिट्टी का तेल या इंजन का तेल डालकर मच्छरों के लार्वा, अंडों आदि को नष्ट कर देना चाहिए। DEC डाई इथाइल कार्बामेजिन की खुराक लेनी चाहिए। तो ये है बचाव के तरीके। आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है वह है सर्दी जुकाम। सर्दी जो है राइनो वायरस द्वारा होने वाले विषाणुजन्य संक्रामक बीमारी है। इसमें श्वास नली की ऊपरी श्लेष्मा झिल्ली विशेषतः नाक तथा गले की वायरस से संक्रमित हो जाती है। कभी कभी अन्य वायरस के संक्रमण से शरीर में दर्द एवं बुखार आ जाता है। इस बुखार को हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। सर्दी के लक्षण क्या क्या है? बार बार छींके आना, नाक से जली स्त्राव होना या नाक बहना, नाक लाल होना, सूजन व जलन होना, नाक बंद होना, हल्का बुखार आना, सिर व पूरे शरीर में दर्द होना, नाक व गले में खराश के साथ खांसी आना। अगला है सर्दी जुकाम से बचाव। स्वस्थ व्यक्ति को रोगी के संपर्क में नहीं आना चाहिए तथा रोगी का रुमाल, तौलिया व कपड़े आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी के रुमाल, तौलियों व कपड़े आदि को डिटॉल से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। सर्दी के रोगी को छींकते व खांसते समय रुमाल, साफ कपड़े या हाथों से नाक तथा मुंह को ढक लेना चाहिए। इन तरीकों से हम सर्दी जुकाम से बच सकते हैं संक्रमित होने से। अगला जो रोग है वह है छोटी माता या चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स या छोटी माता विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो छोटे बच्चों को अधिक होता है। यह रोग वर्सिला जोस्टर नामक विषाणु द्वारा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अधिक होता है। इनके लक्षण क्या क्या है? इस बीमारी के संक्रमण का सबसे अनुकूल समय दाने निकलने से 2 दिन पहले तथा उसके 14 दिनों बाद तक रहता है। इस बीमारी की तीव्रता तथा अवधि निकलने वाले दाने के ऊपर निर्भर करती है। तीव्र स्थिति में शरीर दानों से भर जाता है। दाने पहले गले पर निकलते हैं और बाद में ऊपर की तरफ चेहरे पर तथा नीचे की ओर पैरों में फैलते हैं। दाने निकलने के 4 से 7 दिन बाद दानों पर पपड़ी बनना शुरू हो जाता है। तो ये है
छोटी माता या चिकन पॉक्स के लक्षण। अगला है इनका बचाव। रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। बीमारी से बचने के लिए टीका भी दिया जाता है, इसको लगवाना चाहिए। रोगी का बिस्तर, कपड़े आदि साफ रखना चाहिए। उसे अन्य बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगला है पोलियो या पोलीमिलाइटिस। पोलियो रोग अब तक ज्ञात विषाणुओं में से अति सूक्ष्म विषाणु पोलियो विषाणु द्वारा होता है। यह विषाणु संक्रमित व्यक्ति की आंत की दीवार में अपनी संख्या में वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैरों की पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को नष्ट करता है। पोलियो का वायरस रोगी की विष्ठा या मल में होता है तथा मक्खियां इन्हें भोजन, पानी व अन्य खाद्य वस्तुओं तक पहुंचाकर उन्हें प्रदूषित करती है। ये वायरस भोजन व पानी के साथ बच्चों के पेट में चला जाता है और उन्हें संक्रमित करता है। इनके लक्षण क्या क्या है पोलियो के? जुकाम के साथ बुखार आना व उल्टियाँ होना, बुखार के कारण गर्दन अकड़ जाती है, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और वह सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता पोलियो से ग्रसित व्यक्ति। इनसे बचाव। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ओपीवी या ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाना चाहिए। रोगी के मल मूत्र का सही ढंग से निस्तारण करना चाहिए। लकवाग्रस्त पैर का उपचार तुरंत कराना चाहिए। पल्स पोलियो जो दिसंबर जनवरी में लगता है उसे नवजात शिशु 5 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रतिरोधक दवा और ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जानी चाहिए। अगला रोग है वह है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज को जलांतक के नाम से भी जानते हैं। यह एक भयानक बीमारी है जो मनुष्य में पशुओं के काटने, विशेषतः रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्तों के काटने से होती है। जब कोई रेबीज विषाणु से संक्रमित पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चमगादड़, लोमड़ी, सियार व भेड़िया आदि किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उनकी लार में उपस्थित विषाणु घाव के माध्यम से उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। यह बीमारी संक्रमण के 1 से 3 माह तक दिखाई नहीं देती। ये विषाणु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर व्यक्ति को अति उत्तेजक अवस्था में ला देते हैं। इनके लक्षण क्या क्या है? जल से डरना ही इसका प्रमुख लक्षण है, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द एवं बेचैनी रहती है। गले में अवरोध के कारण आवाज़ दबी दबी रहती है और नाड़ियों के फटने से लकवा भी हो सकता है। रेबीज के लक्षण। इनसे बचाव। पशुओं को एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। पहले एंटी रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, बाद में 5 लगाए जाने लगे, परंतु अब एंटी रेबीज वैक्सीन का एक ही टीका लगाया जाता है। अगर आप किसी कुत्ते, बिल्ली या बंदर के द्वारा काटे हुए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसे निकट के किसी अस्पताल में जाने की सलाह दें। यह भी याद रखें कि किसी भी जानवर को कभी ना छेड़ें। अगला रोग है वह है एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। HIV वायरस श्वेत रक्त कणिकाओं या WBC में प्रवेश करता है तथा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। इम्यून सिस्टम को ये नष्ट कर देता है। इसी समय श्वेत रक्त कण इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, परंतु ये एंटीबॉडी HIV वायरस से लड़ने में असमर्थ होते हैं। HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रव, खून, लार, पुरुषों के वीर्य, महिलाओं के गुप्तांगों से निकलने वाले द्रव एवं मां के दूध में पाए जाते हैं। इनके लक्षण क्या क्या है? एड्स के शरीर का वजन तेजी से घटता है। 1 माह से अधिक समय लगातार बुखार और खांसी के साथ बलगम आता है। लसिका ग्रंथि में सूजन एवं जोड़ों में दर्द रहना, त्वचा में दानों का उभर आना और खुजली तथा जलन होना।
लक्षणों के आधार पर एड्स की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी दिखाई देते हैं, अतः खून की जांच कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एड्स से बचाव कैसे कर सकते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा एड्स संबंधी जानकारी लोगों को दी जा रही है, और जो सही जानकारी रखेंगे एड्स का, उनके द्वारा एड्स की सही जानकारी रख के हम इनसे बचाव कर सकते हैं। अगला रोग है अनुवांशिक रोग, एक सिकल सेल। सिकल सेल रोग का नाम आपने सुना होगा। छत्तीसगढ़ की कुछ जातियों में भी यह बीमारी पाई जाती है। रोग या सिकलिंग क्या है? सिकल सेल रोग शरीर में लाल रक्त कणों में हुए जन्मजात परिवर्तन के कारण होता है, जिनमें गोलाकार लाल रक्त कण हंसिया के आकार के हो जाते हैं, और सामान्य लाल रक्त कण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, जबकि हंसियाकार हो जाने के कारण ऑक्सीजन के परिवहन में कमी हो जाती है। साथ ही ये शरीर के विभिन्न अंगों की महीन रक्त वाहिनियों में गुच्छा बनकर फंस जाते हैं, जिससे उस अंग के कार्य में रुकावट और दर्द होने लगता है। यह बीमारी सामान्यतः उन भूभागों में पाई जाती है जहां मलेरिया अधिक होता है। सिकल सेल रोग के लक्षण एनीमिया अर्थात खून की कमी के कारण शरीर का रंग सफ़ेद दिखाई देना, जल्दी थकना और सांस फूलना, हाथ पैर की अंगुलियों, जोड़ों में सूजन तथा दर्द, बार बार बुखार और सर्दी होना, तिल्ली प्लीहा का आकार बड़ा हो जाना। तो ये है सिकल सेल रोग के लक्षण। चित्र में हम देख पा रहे हैं कि सामान्य जो लाल रक्त कणिकाएं हैं या आरबीसी है वह गोलाकार दिखाई दे रहा है, जबकि जो सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति का जो रक्त होता है वह हंसियाकार आकार में हो जाता है। इस तरीके से आरबीसी उनका दिखाई देता है, इसके कारण ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है। सिकल सेल के रोगी को क्या करना चाहिए? यह एक आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी के रोगी दो प्रकार के होते हैं, सिकल सेल के वाहक और दूसरा सिकल सेल से पीड़ित। सिकल सेल वाहक सामान्यतः स्वस्थ रहता है, इनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते एवं सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सिकल सेल वाहक को स्वयं भी यह नहीं मालूम रहता कि वह सिकल रोग का धारक या वाहक है। सिकल सेल वाहक जब किसी अन्य वाहक या पीड़ित रोगी से विवाह करते हैं तो सिकल सेल पीड़ित संतान के होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि दो सिकल रोगी आपस में विवाह करते हैं तो उनके बच्चे सिकल सेल के रोगी होंगे। अतः विवाह पूर्व लड़के लड़कियों को इस रोग के संबंध में रक्त जांच की रिपोर्ट अवश्य देखी जानी चाहिए, ताकि वे सिकल सेल के रोग होने से बच सके, ग्रसित होने से बच सके। तो आज के हम कुछ सामान्य रोग के इस तीसरे वीडियो में विभिन्न रोगों के बारे में चर्चा किया, उनके लक्षण और किनसे फैलते हैं और बचाव के क्या उपाय होते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।